हेलो हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप? एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इन्फिनिटी मैथमेटिक्स में। आज हम पढ़ने वाले बेटा कक्षा 10वीं अध्याय 6 नया चैप्टर है जिसका नाम है त्रिभुज। आज हम बात करेंगे त्रिभुज के बारे में बेटा कि त्रिभुज आखिर क्या होता है, त्रिभुज से संबंधित कौन कौन सी जो कॉन्सेप्ट है, मुख्य बिंदु वो भी हम समझेंगे। त्रिभुज किसे कहते हैं, त्रिभुज के प्रकार क्या होते हैं, है ना, वो कितने प्रकार के त्रिभुज होते हैं, उनकी परिभाषाएं क्या होती है, उनको हम कैसे एक प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं, उनके प्रकारों को, ये सारी बातें आगे की वीडियो में हम चर्चा करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं बेटा आज की क्लास। चलिए, पहला हमारा जो चैप्टर का नाम है वो क्या है, त्रिभुज। ठीक है, अब त्रिभुज पहले तो हम आ जाते हैं कि आखिर पर त्रिभुज होता क्या, उसको समझ लेते हैं जरा। त्रिभुज क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बिंदु, पहला बिंदु हमारा त्रिभुज। इसको समझिए बेटा जरा, त्रिभुज समझिए। त्रिभुज किसे कहते हैं, आपने पढ़ा होगा अभी तक त्रिभुज। ठीक है, त्रिभुज प्रीवियस पिछली क्लासों में भी पढ़ाया जाता है कि त्रिभुज क्या होता है, आपने देखा होगा। तो त्रिभुज को अगर सरल शब्दों में आपको बताएं कि त्रिभुज क्या है, तो आप लिख सकते हो कि तीन भुजाओं, लिसन, तीन भुजाओं से बनी, तीन भुजाओं से बनी, ध्यान से देखेंगे, तीन भुजाओं से बनी वंद आकृति को, वंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, त्रिभुज कहते हैं। सर बंद क्यों? आप तो ये भी कह सकते हो कि तीन भुजाओं से बनी आकृति को त्रिभुज करते हैं, कह सकते हैं, लेकिन नहीं बेटा, इसलिए कहते हैं जैसे हमने ये देखी, ये तीन भुजाएं हैं, क्या ये त्रिभुज है? क्या नहीं है? देखिए, तो त्रिभुज किसे कहते हैं, ऐसी आकृति जिसकी तीन भुजाएं हो, तीनों बंद, बंद आकृति को। ये देखो, इसका नाम हो गया ए, इसका नाम दे देते हैं बी, इसका नाम देते हैं सी, इसे हम कहेंगे बेटा त्रिभुज। क्या कहेंगे? त्रिभुज। आप देखोगे कि त्रिभुज में ये आप देख रहे हो जो एक, दो और तीन, ये कौन है देख रहे हैं ना, ये कहलाते हैं बेटा शीर्ष। तो आप देखोगे कि त्रिभुज में कितने, तीन शीर्ष होते हैं। ध्यान से देखना, त्रिभुज में कितने शीर्ष होते हैं? तीन। अब त्रिभुज में तीन शीर्ष, भुजाएं कितनी होती है? एक, दो, तीन। और जो देखोगे कि जो त्रिभुज है उसमें कितनी भुजाएं होती है बेटा? त्रिभुज में तीन भुजाएं होती है। और क्या होती है, आप देखोगे त्रिभुज में तीन कोण होते हैं। ये तो कौन कौन सी चीजें तीन तीन होती है त्रिभुज में? तीन शीर्ष होते हैं त्रिभुज में, तीन भुजाएं होती हैं त्रिभुज में, और तीन कोण होते हैं ना। तो आप इसकी परिभाषा दे सकते हो कि तीन भुजाओं से बनी वंद आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। ये पहला जो हमारा चैप्टर है त्रिभुज, इसकी परिभाषा मैंने बिल्कुल सरल तरीके से आपको समझा दी है कि त्रिभुज क्या होता है। त्रिभुज की परिभाषा होती है बेटा, तीन भुजाओं से बनी बंद आकृति को, तीन भुजाओं वाली आकृति को नहीं, तीन भुजाओं से बनी बंद आकृति जो तीनों ओर से देखो बंद होती है, उसे हम त्रिभुज कहते हैं। और त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं, तीन भुजाएं होती हैं और तीन कोण होते हैं। समझिए आप क्या बेटा त्रिभुज क्या होता है। अब देखोगे आप कि त्रिभुज के प्रकार की हमने बात बोला था आपको कि त्रिभुज के प्रकार के बारे में हम बात करेंगे। तो त्रिभुज के प्रकार देखो, दो प्रकार के त्रिभुज होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बेटा? दो प्रकार के, मतलब जो त्रिभुज का वर्गीकरण किया गया वो दो प्रकार से वर्गीकरण किया गया है। पहला आप देख सकते हो कि त्रिभुज का जो वर्गीकरण किया गया है वो किया गया बेटा भुजाओं के आधार पर। किसके आधार पर? पहला किया गया बेटा भुजाओं के आधार पर। किसके आधार पर? भुजाओं के आधार पर। ये इस प्रकार के त्रिभुज। दूसरा जो त्रिभुज का वर्गीकरण किया गया वो है बेटा कोणों के आधार पर। किसके आधार पर बेटा? कोणों के आधार पर। ये दो प्रकार का वर्गीकरण किया गया है त्रिभुज का। कितने प्रकार का बेटा? दो प्रकार से त्रिभुज का वर्गीकरण किया गया है। पहला जो त्रिभुज के प्रकार होते हैं वो भुजाओं के आधार पर होते हैं, जो दूसरे होते हैं वो होते हैं कोणों के आधार पर। तो भुजाओं के आधार पर कौन कौन से त्रिभुज होते हैं, जरा इसके बारे में बात कर लेते हैं। इसको मैं बाद में समझाऊंगा आपको। चलिए, पहला जो भुजाओं के आधार पर त्रिभुज होता है उसके बारे में समझ लेते हैं। पहला क्या होता है, देखिए बेटा, पहला जो त्रिभुज होता है उसे हम कहते हैं विषम बाहु त्रिभुज। क्या कहते हैं? विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज। अगर बेटा आपने अभी तक त्रिभुज नहीं पढ़ा या त्रिभुज आपसे नहीं आता, अगर आपने ये क्लास ले ली, भले ये क्लास कक्षा 10वीं की है, और अगर आपने ये त्रिभुज वाली क्लास ले ली ध्यान से, तो आपको ये त्रिभुज वाली क्लास को, चाहे आप कोई भी क्लास में पढ़ते हो, 6, 7, 8, 9, 10, 11 या कोई भी कॉम्पिटिशन, सॉरी बोल सकते हैं एक प्रकार से आप, सॉरी कंपटीशन कंपटीशन अगर आप करते हैं तो कंपटीशन की तैयारी भी करते हैं तो भी आपको ये सारी बातें काम आएगी। अगर आपने नहीं पढ़ा है कभी अभी तक त्रिभुज, तो एक बार बस आप इस त्रिभुज को पढ़ लीजिए, कभी नहीं भूलोगे। मैं इस तरह से आपको समझा दूंगा कि आप कभी नहीं भूलेंगे। ध्यान से देखना। तो विषम बाहु त्रिभुज, तो विषम बाहु त्रिभुज क्या होता है जरा समझिए आप। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हो। विषम बाहु त्रिभुज की परिभाषा कैसे लिख सकते हो? आप लिख सकते हो कि ऐसा त्रिभुज, मैं यहाँ से परिभाषा दे रहा हूँ इसका, ऐसा त्रिभुज
त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं, जिसकी तीनों भुजाएं कैसी हो बेटा, तीनों भुजाएं अलग अलग हो। कैसी हो, अलग अलग हो, विषम बाहु त्रिभुज कहलाता है। विषम बाहु त्रिभुज कहलाता है। समझ गया क्या बेटा, विषम बाहु त्रिभुज कहलाता है। अब विषम बाहु त्रिभुज की जरा आकृति क्या होती है जरा समझ लीजिए। मैंने क्या बताया, विषम बाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हो, एक समान ना हो, तीनों अलग अलग हो। कैसे, जैसे मैंने लिखा, देखो ये कितना बनाया मैंने, एक ये बना दी और ये देखो आप, ए बी सी, ये थोड़ी छोटी है, ये सबसे बड़ी है, ये इससे थोड़ी बड़ी है, इससे बड़ी ये तीनों अलग अलग है। तो इसे हम क्या कहेंगे बेटा, विषम बाहु त्रिभुज। अगली बात आती है, ये विषम बाहु, ये भुजाओं के आधार पर त्रिभुज। पहला प्रकार क्या होता है, विषम बाहु त्रिभुज। अब दूसरा प्रकार होता है बेटा समद्विबाहु त्रिभुज। अगला क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज। दूसरा नंबर होता है बेटा समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज। तो समद्विबाहु त्रिभुज की परिभाषा आप कैसे दे सकते हो कि ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई दो भुजाएं, एक कोई भी एक त्रिभुज है जिसकी कोई दो भुजाएं एक समान होती है या बराबर होती है, उसे हम कहेंगे समद्विबाहु। अब यहां से आप समझ सकते हो समद्विबाहु, ध्यान से देखेंगे आप क्या लिखा, समद्विबाहु। अब सम दुई मतलब दो, बाहु मतलब भुजाएं। सम दुई, सम मतलब समान, दुई मतलब दो, बाहु मतलब भुजाएं। तो ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान होती है वो कहलाता है समद्विबाहु त्रिभुज। इसकी परिभाषा आप लिख सकते हो कि ऐसा त्रिभुज, यहां मैं दे रहा हूं, ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं, ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं, जिसकी कोई दो भुजाएं ना, कोई दो भुजाएं एक समान हो, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता। क्या कहलाता बेटा, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है, ठीक है। समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। कैसे, उसका मैं आपको फिगर बता रहा हूं। जैसे मान लीजिए ये दोनों भुजाएं एक समान है ना, ये दोनों बराबर हैं और ये वाली भुजा अलग है, ठीक है। ए बी सी, जैसे जे और ये समान है, ये तीसरी भुजा अलग है। तो ऐसा नहीं है, आप ऐसा भी बना सकते हो कि ये और ये भुजा समान हो, है ना, और ये अलग हो, ठीक है। ये और ये समान है और ये अलग है, ठीक है। ऐसा ही बना सकते, कोई भी दो भुजा समान बता देनी आपको, ये कहलाता समद्विबाहु। तीसरा प्रकार होता है बेटा समबाहु त्रिभुज। इसको समझ लो जरा, समबाहु त्रिभुज। जो तीसरा प्रकार होता है त्रिभुज का वो होता है समबाहु त्रिभुज। समबाहु, सम मतलब समान, बाहु मतलब भुजाएं, त्रिभुज मतलब तीन भुजाओं से बनी बंद आकृति। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं, यहां ध्यान से देखोगे आप, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं, जिसकी तीनों भुजाएं, तीनों भुजाएं एक समान हो। तीनों भुजाएं कैसी हो बेटा, एक समान हो, एक समान हो, समबाहु त्रिभुज कहलाता है। समबाहु त्रिभुज कहलाता है। अब बता सकते हो कि ऐसा त्रिभुज, जैसे देखोगे आप, इसकी तीनों भुजा बिल्कुल बराबर होनी चाहिए, ये तीनों एक जैसी है, ए बी सी। तो आप इस समबाहु त्रिभुज में देखेंगे कि तीनों की तीनों भुजाएं बिल्कुल एक समान होनी चाहिए। जो भुजाओं के आधार पर त्रिभुज होता है, पहला होता है बेटा विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज मतलब ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हो, वो विषमबाहु त्रिभुज है। दूसरा प्रकार मैंने आपको बताया कि समद्विबाहु त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान होती है, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। और तीसरा प्रकार मैंने बताया बेटा समबाहु त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों की तीनों भुजाएं एक समान हो। अगर मान लो ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 होनी चाहिए, ये भी 5 होनी चाहिए, ठीक है। मतलब तीनों बिल्कुल एक माप की होनी चाहिए, तो उसे हम कहेंगे समबाहु त्रिभुज। ये त्रिभुज हो गया बेटा। मैं बिल्कुल जीरो लेवल से आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल जीरो से एक बार में आप बिल्कुल समझते जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी आपको, बस ध्यान से आपको पढ़ते जाना है। ये हो गया हमारा बेटा किसके आधार पर, भुजाओं के आधार पर त्रिभुज का वर्गीकरण। अब इसके आगे हम पढ़ने वाले हैं कोणों के आधार पर वर्गीकरण। तो भुजाओं के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं बेटा, समद्विबाहु और समबाहु और विषमबाहु त्रिभुज। आप बोल सकते हैं विषमबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और समबाहु त्रिभुज। तो भुजाओं के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। दूसरा वर्गीकरण हमें पढ़ना है किसके आधार पर, कोणों के आधार पर। अभी यहाँ जगह नहीं, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, इसके आगे हम पढ़ेंगे कोणों के आधार पर वर्गीकरण। चलिए बेटा, अगला हमारा उसी के त्रिभुज का दूसरा प्रकार है। दूसरे किसके प्रकार पर, कोणों के आधार पर त्रिभुज का। अभी हमने पढ़ा भुजाओं के आधार पर, अब हम पढ़ने वाले बेटा कोणों के आधार पर। तो कोण के आधार पर जो त्रिभुज के प्रकार होते हैं उसमें पहला होता है बेटा न्यून कोण त्रिभुज। कौन सा होता है बेटा,
न्यून कोण त्रिभुज। इससे आप क्या समझोगे न्यून कोण त्रिभुज से? न्यून कोण त्रिभुज। दूसरा होता है बेटा समकोण त्रिभुज, फिर होता है हमारा अधिक कोण त्रिभुज, फिर होता है ऋजु कोण त्रिभुज, फिर होता है प्रतिवर्ती कोण त्रिभुज, है ना। और भी ऐसे कोण के प्रकार होते हैं, आसन्न कोण, प्रतिवर्ती कोण, है ना। और आगे हम पढ़ेंगे। देखिए जब पहले हम क्या पढ़ लेते हैं, न्यून कोण त्रिभुज। अब न्यून कोण त्रिभुज की परिभाषा आप कैसे दोगे बेटा? न्यून कोण त्रिभुज का मतलब है ऐसा त्रिभुज आप लिखोगे, ऐसा त्रिभुज मैं बता रहा हूं, ऐसा त्रिभुज जिसकी माप या जिसके कोणों की माप, ऐसा भी लिख सकते हो आप, है ना। ऐसा त्रिभुज जिसके या जिसकी माप कैसा हो, 0 से 90 डिग्री, 0 से 90 डिग्री के बीच हो, है ना। 0 से 90 डिग्री के बीच हो न्यून कोण त्रिभुज कहलाता। क्या कहलाता बेटा? न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। तो ऐसा त्रिभुज जिसकी माप कैसी हो बेटा? 90, 0 से ज्यादा हो और 90 डिग्री से कैसी हो, कम हो, वो कहलाता है न्यून कोण त्रिभुज। कैसे? जैसे आप यहाँ देखिए, ये हमने त्रिभुज बनाया है, ये हमारा, देखो ये बन रहा है, यहाँ देखो क्या बन रहा है, ये कितना बन रहा है, मान लीजिए 60 डिग्री का बन रहा है। तो ये 90 से कम है कि नहीं? ठीक है। तो जो 90 से कम है वो क्या कहलाते हैं बेटा? न्यून कोण त्रिभुज। अगला दूसरा प्रकार हम आपको समझाएंगे इसी बेटा। दूसरा प्रकार होता है समकोण। कौन सा? समकोण त्रिभुज। बहुत ही सरल है, आप ध्यान से पढ़ते जाइए और आपको जरूरत नहीं पड़ेगी दोबारा पढ़ने की, सिर्फ एक बार पढ़ लीजिए। दूसरा क्या बेटा? समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज हम कह सकते हैं कि ऐसा त्रिभुज जिसके कोण की माप कैसी हो बेटा? जिसके कोण की माप 90 डिग्री हो। कितनी हो? 90 डिग्री हो, ना तो उससे ज्यादा हो ना तो कम, उसे हम क्या कहेंगे? समकोण त्रिभुज। तो आप लिख सकते हैं ऐसा त्रिभुज जिसके कोण की माप, ऐसा त्रिभुज, आप बोल सकते हो ऐसा त्रिभुज जिसकी माप कितनी हो? 90 डिग्री हो। क्या हो बेटा? 90 डिग्री हो, मतलब 90 डिग्री हो। ठीक है, जिसकी माप कैसी हो? 90 डिग्री होता है ऐसा। आप लिख सकते हैं ऐसा त्रिभुज जिसके कोण की माप कैसी हो? 90 डिग्री हो, समकोण त्रिभुज कहलाता है। समकोण त्रिभुज कहलाता है। ठीक है, समकोण त्रिभुज कहलाता है। कैसी हो बेटा? 90 डिग्री। जैसे देखिए आप यहाँ पे ये बना है, ये हमारा त्रिभुज बना, ये सीधा बना 90 डिग्री, है ना। तो ये हो जाएगा आपका समकोण त्रिभुज। ये ऐसा ही बन सकता है, सब लोग कंफ्यूजन में नहीं है ना, वो ऐसा भी बन सकता है। एक भुजा आपको देखना, आपको 90 डिग्री का बनना चाहिए। ठीक है, ये भी हो सकता है। तो कोई सा भी आपका अगर एक 90 डिग्री का कोण बन रहा है तो वो कहलाएगा समकोण त्रिभुज। इसका तीसरा प्रकार होता है कोणों के आधार पर बेटा, वो भी मैं आपको समझा रहा हूँ। तीसरा होता है अधिक कोण त्रिभुज। क्या होता है? अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज ये किसके आधार पर पढ़ रहे हैं बेटा? कोणों के आधार पर पढ़ रहे हैं। तो अधिक कोण त्रिभुज की परिभाषा तो आप खुद बता सकते हो कि ऐसा त्रिभुज जिसके कोण की माप कैसी हो बेटा? 90 डिग्री से ज्यादा हो। कैसी हो बेटा? 90 डिग्री से ज्यादा हो और 180 डिग्री से कैसी हो, या 90 से 180 के बीच हो। आप ऐसा लिख सकते हो ऐसा त्रिभुज, मैं उसकी परिभाषा दे रहा हूं। ऐसा त्रिभुज जिसकी माप, ऐसा त्रिभुज जिसकी माप 90 डिग्री से कितनी हो बेटा? जिसकी माप 90 डिग्री से अधिक और कितनी हो? 180 से कम हो। ऐसा लिख सकते हो कि जिसकी माप 90 डिग्री से 180 डिग्री तक हो। कितनी हो? 180 डिग्री तक हो, अधिक कोण त्रिभुज कहलाता। क्या कहलाता बेटा? अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। तो ऐसा त्रिभुज जिसकी माप 90 डिग्री से लेकर 180 डिग्री तक हो, या 90 से ज्यादा और 180 डिग्री से कम, 180 डिग्री से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 90 से ज्यादा और 180 से कम होना चाहिए। ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे बेटा? अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। अब अधिक कोण त्रिभुज कैसे बनेगा? जैसे देखिए आप यहाँ, ये हमारा था, ये बना था हमारा 90 डिग्री का बना था। अब 90 से ज्यादा होना चाहिए, तो थोड़ा सा और आगे कर दो यहाँ, ये तो ये क्या बन गया बेटा हमारा? 120 का मान लीजिए। ठीक है, ये बन गया हमारा 120 डिग्री का। तो ये किस में आ जाता है? अधिक कोण में आ जाता है। किस में आ जाता है बेटा? अधिक कोण में आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारे कोणों के आधार पर 3। और भी इसके प्रकार होते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। इसके बाद हम करेंगे चौथा नंबर पढ़ेंगे, पांचवा पढ़ेंगे, छठवां पढ़ेंगे। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके आगे पढ़ेंगे फिर। चलिए अगला, इसके आगे बात करते बेटा। चौथा नंबर है कोण के आधार पर ऋजु कोण। ऋजु कोण को आप सरल कोण भी कह सकते हो। ऋजु कोण को क्या कह सकते हो बेटा? आप यहाँ लिख लो इसको, सरल कोण भी कह सकते हो आप। सरल कोण, है ना। ऋजु कोण को क्या कह सकते हो? सरल कोण।
ऋजु कोण कैसा होता है? ऐसा कोण बेटा जिसकी माप कैसी हो, 180 डिग्री हो। कैसी हो इसकी माप बेटा? 180 डिग्री। या आप ऐसा लिख सकते हो कि सरल रेखा पर बनने वाला कोण ऋजु कोण कहलाता है, ऐसा भी लिख सकते हैं। ऐसा कोण, मैं यहाँ परिभाषा दे रहा हूँ, ऐसा कोण जिसकी माप, ऐसा कोण जिसकी माप, ऐसा कोण जिसकी माप कैसी हो बेटा? 180 डिग्री हो, ऋजु कोण कहलाता। क्या कहलाता है? ऋजु कोण कहलाता है, या ऋजु कोण त्रिभुज कहलाता है। कैसा बनता है ऋजु कोण? 180 डिग्री का। ये सीधा ये बनेगा जो हमारा कितने का बनेगा बेटा? 180 डिग्री का बनेगा। कितने का बनेगा? 180 डिग्री का कोण बनेगा। आप इसका नाम भी दे सकते हो अलग अलग, इसको दे दिया मैंने एक्स एंड वाई, ठीक है। तो 180 डिग्री। आप ऐसा भी लिख सकते हो कि ऐसा कोण, या लिख सकते हो कि सरल रेखा पर बनने वाला कोण। अब यहाँ लिख सकते हो कि सरल रेखा पर, सरल रेखा मतलब जो सीधी 180 डिग्री में बने, तो सरल रेखा पर बनने वाला कोण, बनने वाला कोण क्या कहलाता है? ऋजु कोण कहलाता है। सरल रेखा पर बनने वाला कोण ऋजु कोण कहलाता है। अगला प्रकार क्या होता है? मैं आशा करता हूँ कि आपको सबको समझ में आ रहा है। बिल्कुल सरल तरीके से आपको समझा रहा हूँ कि एक ही बार में सबको समझ में। चलिए बेटा, पहला कोण था हमारा ये ऋजु कोण हो गया। तो ऐसा कोण जिसकी माप 180 डिग्री हो ऋजु कोण कहलाता है, या सरल रेखा पर बनने वाला कोण 180 डिग्री होता है। प्रतिवर्ती कोण क्या होता है बेटा? ऐसा त्रिभुज जिसकी माप 180 डिग्री से अधिक हो और 360 से कम हो जाए। पूरा एक चक्कर लगा लेता तो 360 डिग्री होता है ना, और मान लो ये पूरा 180 से थोड़ा और आगे आ जाए, मान लो 220 से, तो क्या कहलाएगा? प्रतिवर्ती कोण आएगा। पूरा कोण क्या होता है? जब दो कोण एक साथ मिलकर 90 डिग्री का योग बनाते हैं। ऐसे दो कोण जब वो मिलकर 90 डिग्री का योग बनाते, तो ऐसे कोण को हम क्या कहेंगे बेटा? पूरा कोण कहते हैं। जैसे 45 और 45 को जोड़ो तो 90 होगा, 60 और 30 को जोड़ोगे तो 90 होगा, और भी आप ऐसे कर सकते हो, 50 और 30 को जोड़ो, 50 और 40 को जोड़ोगे तो 90 होगा, 60 और 30 को, 70 20 को, है ना, 80 और 10 को। तो ऐसे दो कोण जब जोड़ने पर 90 डिग्री का योग बनाते, तो ऐसे कोणों को हम कहते हैं बेटा पूरक कोण। अब अगली बात आती है पूरक के आगे, संपूरक। वो कैसे करेंगे? बिल्कुल सरल होता है, समझ लीजिए एक बार। संपूरक, और क्या बोलते हैं इससे आगे, फिर हम पढ़ेंगे आसन्न कोण, है ना, और शीर्षाभिमुख कोण। तो ये सारे कोण के बारे में बात कर लेते। चलिए, अगला कोण है हमारा पूरक के बाद है संपूरक कोण। अगला कोण कौन सा है बेटा? संपूरक कोण। जरा समझ लीजिए, संपूरक कोण किसे कहेंगे? अभी मैं बता चुका हूं आपको। संपूरक कोण, संपूरक कोण होगा बेटा ऐसा, ऐसे कोण, ऐसे दो कोण जिनकी माप आप ऐसा लिख सकते हो, जिनकी माप कितनी हो? 180 डिग्री होना चाहिए, है ना। जब दो कोणों का योग कैसा हो बेटा? आप यहां लिखोगे जब दो कोणों का योग, जब दो कोणों का योग, दो कोणों का योग 180 डिग्री हो। कितना हो बेटा? 180 डिग्री हो, तो उसे संपूरक कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? संपूरक कोण कहते हैं। कैसे सर? संपूरक कोण कहते हैं। कोई भी दो कोण ले लो आप, संपूर्ण मतलब 180 बनना चाहिए। जैसे ये है हमारा, देखो ये पूरा कितना होता है बेटा? 180 होता है पूरा 180। अगर हमने क्या किया, यहाँ से एक कोण ले लिया ऐसा, ये मान लीजिए ये है, तो ये हो गया मान लीजिए हमारा कितना, ये हम ले लेते हैं 60, तो ये इतना इस साइड का कितना होगा? 180 करने के लिए होगा 120 का, ठीक है। तो जब दोनों कोण को मिला के 180 डिग्री हो रहा था, वो कहलाता है संपूरक कोण। अगला कोण होता है बेटा, इसके बाद ध्यान से समझ लीजिए जरा, शीर्षाभिमुख कोण। अगला नंबर किसका है? शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लीजिए। शीर्षाभिमुख कोण, तो शीर्षाभिमुख कोण की परिभाषा बिल्कुल सरल होती है बेटा। जब दो रेखाएं, ध्यान से देखना, जब एक रेखा मान लीजिए कि ये आ रही है और एक रेखा ये आ रही है, जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, जब दो रेखाएं, इसका नाम दे देता हूं मैं एल एम, इसका दे दे रहा हूं मैं पी क्यू, ठीक है। ये दो रेखाएं, ये यहां से आई, यहां से आई, तो जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, तो उनके आमने सामने बड़े कोण, जैसे इसके आमने सामने कौन सा बन रहा है? ये वाला कोण बन रहा है। इसके सामने कौन सा कोण बन रहा है? ये वाला कोण बन रहा है। तो आप ऐसा बोल सकते हैं इसकी परिभाषा में कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को परस्पर काटती हैं या आपस में काटती हैं, तो उनके आमने सामने बने कोण एक दूसरे कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। और इन कोणों को हम क्या कहते हैं? शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। तो उनके आमने सामने बने कोण को शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। आप यहाँ लिख सकते हो परिभाषा, ऐसे जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, तो उनके आमने सामने बने कोणों को हम शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। समझ गए ना आप लोग? अगला लास्ट कोण और समझ लीजिए बेटा, आसन्न कोण।
अगला नंबर मैं यहाँ समझा दे रहा हूँ, आसन्न कोण, जरा उसकी परिभाषा आप लिख लेंगे खुद, है ना। मैंने बता दी क्या कहलाती है शीर्षाभिमुख कोण की परिभाषा। तो आसन्न कोण की परिभाषा क्या होती, मैंने अभी बताया। शीर्षाभिमुख कोण की परिभाषा होती है कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो उनके आमने सामने बने कोणों को हम शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। अब आसन्न कोण की परिभाषा बिल्कुल सरल, इसको भी समझ लीजिए कि जब दो कोण जिसकी एक भुजा उभयनिष्ठ हो और उनका एक ही शीर्ष हो, आसन्न कोण कहलाते हैं। जैसे देख लीजिए, मैं बता रहा हूँ, जैसे मान लीजिए आपके पास ये कोण था, ये कोण था, अब यहां से एक ये भुजा गई, ठीक है, मतलब दो कोण बन गए। तो आप देखेंगे कि जब एक ये कोण बन रहा है और एक ये कोण बन रहा है तो इन दोनों कोणों के बीच में एक ये भुजा कैसी है, कॉमन है, उभयनिष्ठ है कि नहीं, ये कहलाएगी उभयनिष्ठ भुजा। क्या कहलाती है बेटा, उभयनिष्ठ, या इसको हम कॉमन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उभयनिष्ठ को इंग्लिश में, कॉमन। तो जब मतलब दो कोण, जब दो कोण जिसकी एक भुजा उभयनिष्ठ, जब दो कोणों के बीच में एक भुजा उभयनिष्ठ हो, मतलब एक भुजा से मिलकर ही दोनों कोण बन रहे हैं। अगर इसको हम अलग कर दे तो इससे एक कोण बन रहा, इसको अलग कर दे तो इनसे एक कोण बन रहा, मतलब ये भुजा दोनों कोणों में कॉमन है। तो जब दो कोण बनने पर एक भुजा उसमें कॉमन होती है, उभयनिष्ठ हो और उनका एक ही शीर्ष हो, जैसे आप देखो ये शीर्ष, एक ही शीर्ष है उनका, जब दो कोण बन रहा हो उनमें एक भुजा कॉमन हो और उनका केवल एक ही शीर्ष हो, तो ऐसे कोणों को हम कहेंगे बेटा आसन्न कोण। क्या कहलाते हैं, आसन्न कोण कहलाते हैं। ठीक है, आप लिख सकते हो इसकी परिभाषा कि जब दो भुजाओं या दो कोण भी लिख सकते हो, ठीक है, ऐसा लिख सकते हो, जब दो कोण जिसकी एक भुजा, जब दो कोण जिसकी एक भुजा उभयनिष्ठ हो व एक शीर्ष हो, क्या हो बेटा, एक शीर्ष हो, आसन्न कोण कहलाते हैं, आसन्न कोण कहलाते हैं। समझ गया ना बेटा, ये हो गया हमारा आसन्न कोण। और शीर्षाभिमुख कोण मैंने बताया कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं और प्रतिच्छेद बिंदु काटने के बाद जो प्राप्त होता है, उनके आमने सामने जो हमें कोण मिल रहे हैं, इन कोणों को हम शीर्षाभिमुख कोण कहेंगे। और जब दो कोण जिसकी एक भुजा उभयनिष्ठ हो और केवल उसका एक शीर्ष हो, तो उनके द्वारा जो ये कोण बन रहे हैं ना बेटा, ये कोण कहलाएंगे हमारे आसन्न कोण कहलाते हैं। इसी के साथ बेटा कोण वाला सिस्टम हमारा खत्म होता है। मतलब जो त्रिभुज के प्रकार थे भुजा के आधार पर, वो भी मैंने समझा दिए हैं। जो त्रिभुज के प्रकार थे कोण के आधार पर, वो भी हमने आपको समझा दिए हैं। ये कोण वाला जो बेसिक था, त्रिभुज वाला जो बेसिक था, वो मैंने पूरा क्लियर कर दिया है। अब इसके बाद आगे बेसिक पर बात करेंगे, समरूपता क्या है, सर्वांग समता क्या है, ये सारी बात उस पर करेंगे। तब तक के लिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, चलते हैं आगे की ओर। चलिए, इस चैप्टर का मुख्य पॉइंट जो मेन है वो भी आप समझ लीजिए जरा। इसका एक पॉइंट होता है समरूप आकृतियां। समरूप से समझ रहे हो आप बेटा, शब्द एक समरूप, सम मतलब समान, रूप मतलब एक जैसा, जिसका रूप एक जैसा हो। तो आप इस समरूप जो आकृतियां, मतलब समरूप आकृतियां, ऐसी आकृतियां जिनका रूप समान हो, समरूप आकृतियां कहलाती हैं। तो आप इसकी परिभाषा दे सकते हो कि ऐसी आकृतियां जिनके आकार समान हो। आप लिख सकते हो कि ऐसी आकृतियां, इसकी परिभाषा मैं बता रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसी आकृतियां क्या लिख सकते हो आप, ऐसी आकृतियां जिसके आकार या जिनके आकार, ऐसा भी लिख सकते हो, जिनके आकार कैसे, जिनके आकार समान हो, समरूप आकृतियां कहलाती हैं, समरूप आकृतियां कहलाती हैं। समझ लीजिए बेटा, आकृतियां कहलाती हैं। अब समरूप आकृतियां कहलाती कैसे, देखिए, जैसे मैंने बताया कि मेरे पास एक ये वर्ग है, ये वर्ग था, ठीक है, ये वर्ग था, एक जैसा दिख रहा है। अब मेरे पास एक वर्ग ये है, इसमें अंतर क्या बताइए, क्या ये अलग अलग दिख रहा है क्या, नहीं सर, बिल्कुल एक जैसे दिख रहा है, बस अंतर इतना है कि ये छोटा है ये बड़ा है। अगर आप अनुपात निकालोगे तो इसी अनुपात में वो बनेगी। तो आप देखोगे ऐसी आकृतियां जिनके आकार समान हो, समरूप आकृतियां कहलाती हैं। जैसे मैंने ये पहला बताया, अब दूसरा मैं यहाँ दे दूं, जैसे मैंने लिखा ये त्रिभुज था, त्रिभुज पढ़ा रहे हैं हम, तो त्रिभुज के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। ये हो गया और एक ये हो गया, ये भी कैसी है बेटा, ये भी समरूप आकृतियां कहलाएंगी। समरूप मतलब एक जैसे रूप वाली, इसका और इसका रूप एक जैसा है। जैसे छोटा भाई बड़ा भाई, आप देखोगे एक छोटा एक बड़ा है, लेकिन और ऐसा भी देख सकते हो आपकी कोई भी चीज एक छोटी और बड़ी हो, लेकिन उसका आकार एक जैसा होना चाहिए, ठीक है, रूप एक जैसा होना चाहिए, तो कहलाती है समरूप आकृतियां। भले ही छोटे बड़े से फर्क नहीं पड़ता है, उसकी जो रूप है वो एक जैसा होना चाहिए, ठीक है। जैसे आपके पास एक सेम टू सेम एक कोई भी चीज है, वो छोटी और एक बड़ी है, तो वो समरूप कहलाएंगी, भले वो छोटी बड़ी है ना, तो समरूप आकृतियां कहलाती हैं। अगला पॉइंट बनता है बेटा इसका,
अब देखो समरूप होने की कुछ शर्त होती है कि इनके संगत कोण बराबर हो और भुजाएं भी कैसी होनी चाहिए, समानुपाती होनी चाहिए। ऐसी दो आकृतियां जिनके आकार समान हो, माप समान हो, उन्हें अब बात आती है समरूपता की। जरा ये समरूप आकृति हमने पढ़ ली। अगला पॉइंट आता है समरूपता। अगला पॉइंट क्या आता है बेटा, समरूपता। उसके बारे में और बात कर लेते हैं। समरूपता, समरूपता, समरूपता क्या होती है? समरूप आकृतियां तो भाई ऐसी की जो ऐसी आकृतियां जो एक समान दिखती हैं, एक जैसी दिखती हैं, वो समरूप आकृतियां कहलाती है। कोई भी आकृतियां हो, है ना। आप यहाँ ये भी देख सकते हो, मान लो एक जो छोटा सर्कल था, एक जो बड़ा सर्कल है ना। देख तो एक जैसे रहा, बस आकृतियां उनकी जो साइज है वो बस अलग अलग है, लेकिन देख एक जैसी रही, तो वो कहलाएंगी हमारी समरूप आकृतियां। अब समरूपता की बात हो जाती है। जरा समरूपता क्या होती है? समरूप आकृतियों से थोड़ा अलग है समरूपता, इसको समझ लो जरा। तो आप लिखोगे इसकी परिभाषा, ऐसी दो आकृतियां जिनके आकार समान, आप लिख सकते हो ऐसी दो आकृतियां, ऐसी दो आकृतियां, आकृतियां जिनके आकार, जिनके आकार वाह, देखो इनका आकार तो समान रहेगा और आकार समान के साथ साथ माप भी कैसी होनी चाहिए, समान हो। तो ऐसी आकृतियां जिनके आकार व माप दोनों एक समान हो। दोनों कैसे हो बेटा? दोनों एक समान हो, एक समान हो, तो क्या कहलाएंगी वो? क्या कहलाएंगी? तो उन्हें सर्वांग समता कहलाती है। सर्वांग समता कहते हैं ऐसी दो आकृतियां जिनके आकार व माप दोनों समान हो, सर्वांग समता कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? सर्वांग सम या सर्वांग समता कहलाती हैं। ठीक है। अब कैसे, देखो जरा आप समझ लीजिए। जैसे मैंने एक त्रिभुज बनाई है, ये मेरा एक त्रिभुज था, जरा ध्यान से समझेंगे आप लोग। ये त्रिभुज बनाया हमने, और मान लीजिए एक त्रिभुज और हमारा ये दिया हुआ है, लेकिन शर्त क्या, जो त्रिभुज यहाँ दिए है, इस त्रिभुज में ये शर्त है कि जितनी भुजा इसकी ये है उतने ही माप इस भुजा की है, जितनी माप इस भुजा की उतनी ही माप इस भुजा की है, और जितनी माप इस भुजा की उतनी ही माप इस भुजा की है। मतलब प्रत्येक भुजा इस त्रिभुज की प्रत्येक भुजा इस त्रिभुज की प्रत्येक भुजा के बराबर है। तो ऐसी आकृतियों को हम कहेंगे बेटा सर्वांग समता या समरूपता। क्या कहेंगे? सर्वांग समता कहेंगे। अब सर्वांग समता में यही शर्त होती है, ध्यान रखना जरा। समरूप क्या होती है कि इसके संगत कोण बिल्कुल, जो इनकी पहली भुजा इस पहली भुजा के बराबर होनी चाहिए, इसकी दूसरी भुजा इस दूसरी भुजा के बराबर, उसकी तीसरी भुजा इस तीसरी भुजा के, मतलब इस त्रिभुज की प्रत्येक भुजा इस त्रिभुज की प्रत्येक भुजा के बराबर हो, तो हम इसे कहेंगे सर्वांग समता। और भी ले सकते हो, जैसे मान लो मैंने ये लिया आयत लिया और एक आयत ये लिया, बिल्कुल सेम टू सेम, तो आप देख सकते हो कि जितनी माप की ये भुजा उतनी माप की ये होनी चाहिए, जितनी माप की ये है इतनी माप की ये होनी चाहिए, जितने माप की ये भुजा है उतनी ही माप की ये भुजा होनी चाहिए, उतनी माप की ये भुजा है उतनी ही माप की ये भुजा होनी चाहिए। मतलब जो पहली आकृति है वो दूसरी आकृति बिल्कुल सेम टू सेम पहली आकृति के बराबर होनी चाहिए। उसकी जो भुजा है, जो पहली भुजा तो इसकी पहली भुजा के बराबर, इसकी दूसरी भुजा इसकी दूसरी भुजा के बराबर, इसकी तीसरी भुजा इसकी तीसरी भुजा के बराबर हो, तो उसकी प्रत्येक भुजा दूसरे वाले जो भी आपको फिगर या आकृति दी उसकी प्रत्येक भुजा के बराबर हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? समरूपता या सर्वांग समता कहते हैं। ये हो गया बेटा हमारे इस चैप्टर का बेसिक, जो आपको सबसे ज्यादा आवश्यकता और सबसे ज्यादा जरूरी था, वो मैंने आपको समझा दिया है, पूरा का पूरा बेसिक। इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट चीज आती है, जरा उसको भी हमें पढ़ना है, और मैं ऐसा करता हूँ ये सब आपको समझ में आ गया होगा, है ना। और इसकी भुजाएं देखो, इसके कोण बराबर हो, इसकी में दो शर्त होती हैं कि संगत कोण, ध्यान रखना जरा, संगत कोण बराबर हो। दूसरा इसका पॉइंट बनता है कि संगत कोण के साथ साथ भुजा समान अनुपात में हो। ये भी लिख सकते हैं आपकी भुजाएं कैसी हो बेटा? भुजाएं समानुपाती होती हैं। भुजाएं कैसी होती है? समानुपाती, मतलब इनकी भुजाओं का अनुपात समान होना चाहिए। भुजाएं कैसी होती हैं? भुजाएं समानुपाती हो, मतलब इनकी भुजाएं कम से कम समान अनुपात में हो। ठीक है, जैसे बताया, जैसे एक है तो एक है, दो है तो ये दो, ये तीन है तो ये तीन होना चाहिए, मतलब प्रत्येक भुजा बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया। और अब ये जो चैप्टर का अध्याय 6 का जो त्रिभुज का प्रस्तावना थी, जो आपको इस चैप्टर में जरूरी है और जो जरूरत पड़ेगी, वो मैंने सारा का सारा इसमें बेसिक आपको समझा दिया है, पूरा का पूरा। इसके बाद नेक्स्ट टाइम पढ़ने वाले बेटा थेल्स प्रमेय, जिसको आधारभूत प्रमेय भी कहते हैं, अनुपातिकता आधारभूत प्रमेय भी कहते हैं, उसको हम पढ़ने वाले हैं। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके आगे चलते हैं बेटा। फिर चलिए बेटा, हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट इस चैप्टर का थ्योरम है थेल्स प्रमेय। इसको पढ़ना जरा ध्यान से, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, आप ध्यान से पढ़ेंगे इसको, थोड़ा सा लेंदी है और बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, तरीके से पढ़ना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इसका नाम है आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, या इसको हम थेल्स प्रमेय भी कहते हैं। एग्जाम में बिल्कुल आता ही आता है, इसको ध्यान से समझिए जरा।
ये प्रमेय क्या कहता है, इसमें हमें एक त्रिभुज की जरूरत पड़ेगी, जरा समझ लीजिए प्रमेय को। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाती है, तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। ये कह रहा है कि आपके पास अगर मान लीजिए एक त्रिभुज है, जैसे मैं यहाँ ले रहा हूँ, ये अपने पास एक त्रिभुज है ये, ठीक है, ये अपने पास एक त्रिभुज था, ध्यान से देखेंगे आप, ये त्रिभुज था हमारे पास, ठीक है। ये कह रहा है इसके समांतर एक भुजा खींच, अगर आप इसका नाम देना चाहो तो दे दो ए बी सी, ये त्रिभुज का हमने नाम दे दिया ए बी सी। ये कह रहे इसके एक समांतर त्रिभुज के समांतर रेखा खींचो, हमने इसके समांतर रेखा खींची, वो ये है, देखो ये रेखा खींची हमने इसके समांतर, इसको नाम दे देते हैं हम डी और इसको दे देते हैं ई। ये रेखा के समांतर हमने तो एक रेखा खींच ली, इसका नाम दे दिया हमने डी और ई, ठीक है। अब आप देखेंगे इस समय अब क्या क्या करना है, इसके क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं। एक समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न अनुपात में विभाजित करती है, और एक ऐसी रेखा खींची जाती है जो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। अब देखिए जरा, अब इसमें क्या क्या दिया जरा देखो, हम क्या करें, यहां से एक लंब डालते हैं, ई से एक लंब डालते हैं, हमने कहाँ डाला, यहाँ ये लंब डाला हमने, और डी से लंब डाल देते हैं हम इस पर, तो हमने एक ये लंब डाला डी से और डी से यहाँ डाला। अब इसको अलग अलग आप नाम दे सकते हो, जैसे हमने यहाँ नाम दे दिया एम और एन, यहाँ दे दिया मैंने एम और इसको नाम दे दिया मैंने एन, ठीक है, ये लंब डाला। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से बी को मिला दो आप ई से, और यहाँ सी को मिला दो, डी को मिला दो सी से, ये दो रेखाएं हमने मिला ली, ये हमने रचना निर्माण कर लिया। आप यहाँ देखोगे दिया क्या क्या है, लिखोगे आप दिया है, पहले दिया हमें देखिए क्या क्या दिया है, आपको क्या दिया है, एक त्रिभुज एबीसी में आप लिखोगे, एक त्रिभुज हमारा एबीसी में, एबीसी में क्या एक रेखा हमने खींची, कौन सी बेटा, डी खींची, कौन सी रेखा ली हमने, डी। तो आप लिख सकते हो कि एबीसी में बीसी, एबीसी में बीसी, सॉरी एबीसी में एबी के, ऐसा लिख सकते हो आप, एक त्रिभुज एबीसी, एबीसी में एबी जिसमें बीसी के समांतर, ऐसा लिख सकते हो आप, एबीसी में बीसी के समांतर, बीसी के समांतर हमने एक रेखा खींची, कौन सी खींची बेटा, समांतर डी, समांतर रेखा डी को खींचा, डी का निर्माण किया, ठीक है, या खींचिए निर्माण किया, ठीक है, ये लिखा हमने। आप यहां से करो, यहां से अलग से वहां से करो, डी का निर्माण किया या खींचा, ठीक है, निर्माण किया। अब देखोगे आप इसमें जो जो कहा एबी को कहां प्रतिच्छेद करती है, एबी को बिंदु बी पर, वाह, किसको, एसी को किस बिंदु पर करती है बेटा, एसी को बिंदु ई पर, एसी को बिंदु ई पर प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेद करती है। ये हमने क्या किया, ये हमें दिया हुआ है इसमें। अब हमें सिद्ध क्या करना, जरा देखो आप, सिद्ध क्या करना, ध्यान से देखेंगे सभी लोग, सिद्ध करना है। ये कह रहे हैं सिद्ध करना क्या है, कि जो प्रतिच्छेद करने पर रेखा प्राप्त होती है, तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती, मतलब ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, जो इतना जो रहेगा और जो इसका ये अनुपात रहेगा, और जो इस भुजा की इतनी लंबाई और इस भुजा की इतनी लंबाई, ये एक ही अनुपात में होंगी, मतलब ये अनुपात में विभाजित हो सकते हैं। लिख सकते हो आप इसको लिख सकते हो आप एडी बटे डी भी, आप ऐसा लिख सकते हो एडी बटे, इसको लिख सकते हो आप एडी बटे, मतलब ये रेखा इसके अनुपात में होगी डी बी के, और ये वाली रेखा ए ई किसके अनुपात में होगी, ये ए ई अनुपात होगी ईसी के अनुपात में, किसके अनुपात में, ईसी के अनुपात में होगी। अब हमने रचना क्या क्या की, जरा देखिए यहाँ रचना मतलब समझते हो कि हमने अलग से क्या क्या बनाया है। तो रचना में हमने क्या किया बेटा, यहाँ देखो आप कि बीसी तथा सीडी को मिलाया हमने, यहाँ बीसी को मिलाया है, बीसी और सीडी को, है ना, तो हमने बीई और सीडी को मिलाया है, बीई और सीडी को मिलाया। तो आप लिख सकते हो कि हमने क्या किया है, बीई और सीडी को मिलाया, बिल्कुल मिलाया है हमने, बी से ई को मिलाया और सी को डी से मिलाया। और क्या किया आपने, यहाँ पे लंब खींचा है हमने, कौन सा लंब डाला है, यहाँ से डीएम लंब डाला है हमने, डीएम लंब किस पर डाला है, डीएम लंब डाला हमने ए ई पर, डीएम लंब डाला ई पर, तथा दूसरा क्या किया हमने, ई एन लंब डाला है किस पर, जो ई एन है वो लंब किस पर डाला, ई एन को एडी पर लंब डाला है। ये हमने निर्माण किया है, ठीक है, समझ गए आप लोग। अब आपको क्या करना है, त्रिभुज का फॉर्मूला आपको पता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये सूत्र तो आपने लगभग 6वीं 7वीं 8वीं तीनों में पढ़ा होगा। क्या होता है, 1/2 लंबाई धन, क्या होता है बेटा, लंबाई धन ऊंचाई होता है कि कुछ और होता है, क्या होता है, आधार गुणित ऊंचाई, क्या होता है, आधार गुणित ऊंचाई, 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, क्या होता है, आधार गुणा ऊंचाई। ये होता है हमारे त्रिभुज का
क्षेत्रफल का फॉर्मूला। अब इसमें आपको अलग अलग 2 बार त्रिभुज लेके चलना है। कितने बार बेटा? 2 बार। आप कौन कौन सा? एक बार ले लो आप ए डी ई, इसका ले लेते हैं हम। तो आप लिखोगे यहाँ एरिया किसका? एडीई का। त्रिभुज एडीई का एरिया क्या होगा? 1/2। इसका आधार क्या होगा? इस एडीई का आप अगर आधार देखोगे तो इसका आधार क्या होगा बेटा? इसका आधार होगा एडी, ये आधार होगा। तो आप यहाँ लिखो एडी, और ऊंचाई क्या होगी इसकी? ऊंचाई में हमने लंब क्या डाला है बेटा? ई एन। लंब क्या डाला है? ये ई एन लंब डाला है। तो आप यहाँ लिखोगे गुणा में ऊंचाई में ई एन। कर लिया हमने ई एन। किसी को प्रॉब्लम? नो सर। अब दूसरा त्रिभुज ले लो आप इसमें। दूसरा त्रिभुज क्या लोगे? हमने अगला त्रिभुज लिया एरिया ऑफ किसका? बीडीई। बीडीई इसको ले लेते हैं हम। बीडी, सॉरी हाँ, बीडीई किसको ले लेते हैं हम? बीडीई का क्षेत्रफल। तो लिख सकते हो कि बीडीई का क्षेत्रफल है ना। ए आर का मतलब है एरिया, 1/2 गुणा। अब इसमें आधार क्या होगा? बीडीई। बीडीई में आधार क्या होगा बेटा? बीडी में आधार होगा, सॉरी मैं कुछ गलत तो नहीं ले रहा हूं, किसका लेना है? बी बीडीई है ना। बीडी में क्या होगा? आधार डीबी होगा। आधार आधार होगा डीबी गुणा इसका जो क्या क्या बोलते हैं हम, ऊंचाई क्या होगी बेटा? ऊंचाई इसकी यही होगी ई एन। क्या होगी? ई एन, क्योंकि ये बदलेगी तो है नहीं, इसमें ऊंचाई तो सेम रहेगी, ई एन है ना। यही अब क्या ले लोगे यहाँ पर? ई एन। ये हमारे दोनों त्रिभुज हो गए, बीडीई और एडीई। अब इसी प्रकार हम किसका ले लेंगे? मैंने कुछ गलत कर दिया है, ठीक है देखते हैं, एक मिनट, कुछ रॉन्ग कर दिया है। पहले हम त्रिभुजों का क्षेत्रफल ले लेते हैं, सॉरी, फिर उसका एरिया निकालेंगे है ना। तो पहले हमें त्रिभुज लेना है बेटा। हम पहला त्रिभुज ले लेते हैं एडीई। हमने लिया त्रिभुज एडीई। कौन सा लिया बेटा? त्रिभुज एडीई। तो एडीई का क्षेत्रफल जब हम लेंगे, एडीई का क्षेत्रफल, तो इसमें ये फॉर्मूला लगा दिया, क्या हो जाएगा बेटा? 1/2। जो एडीई है, एडीई, इसके क्षेत्रफल में आधार क्या हो जाएगा? इसका आधार क्या हो जाएगा बेटा? एडी। क्या हो जाएगा आधार? एडी। तो हम यहाँ लिखेंगे आधार एडी गुणा ऊंचाई क्या हो जाएगी बेटा? इसकी ई से एन। ऊंचाई क्या हो जाएगी? ऊंचाई चेंज नहीं होगी, ऊंचाई हो जाएगी ई एन। ये हो गया हमारा पहला। अब दूसरा त्रिभुज हम ले रहे हैं, त्रिभुज यहाँ से जो हमने एडी ले लिया। अब त्रिभुज हम ले रहे हैं बी डी, सॉरी बी डी ई। बी डी ई इसको ले रहे हैं, बी डी ई इसको ले रहे हैं। तो हम लिखेंगे त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल। तो जब हम बी डी ई का क्षेत्रफल लेंगे तो क्या होगा? जरा ध्यान से देखिए, 1/2। अब इसका आधार क्या होगा? बीडीई का आधार। तो बीडीई का आधार क्या होगा बेटा? डीबी होगा। आधार हो जाएगा डीबी, और इसका जो क्या बोलते हैं ऊंचाई रहेगी बीडीई की, तो ऊंचाई वही सेम रहेगी बेटा। क्या हो जाएगी? ई एन। ऊंचाई वही रहेगी ई एन, इसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ, ई एन। अब इसी प्रकार हम क्या करें? इसी प्रकार में त्रिभुजों के लिए इसका एरिया ले लेते हैं। किसके लिए लेंगे? हम एरिया ले लेंगे त्रिभुजों का, है ना। एरिया ऑफ एडी हम ले लेंगे। किसका एरिया? किसका ले लेंगे बेटा? एडीई, जो पहला था हमारा। इसका अगर हम एरिया लें एडीई का, तो एडीई का एरिया जब हम लेंगे ना, चलिए हम ले लेते हैं, है ना। एडीई का क्षेत्रफल, तो एडीई के क्षेत्रफल में क्या हो जाएगा बेटा? अब एडीई का क्षेत्रफल लेंगे तो एक हो जाएगा 1/2 गुणा। अब इसका आधार, जब ध्यान देना, हम इसका जब आधार लेंगे, इसका आधार जैसे हमने क्या लिया बेटा? एडी लिया है। क्या लिया आधार? अगर हम, सॉरी, अब आधार इसका हो जाएगा एई। अब जब आधार हम ये लेंगे, आधार ये चेंज हो जाएगा। हमने आधार क्या लिया? एई। तो आधार हमारा अगर एई हुआ तो ऊंचाई क्या होगी? जब आधार हमारा एई है तो ऊंचाई क्या होगी? उसके सामने की भुजा होगी ऊंचाई। तो ऊंचाई क्या आ जाएगी बेटा? इसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी? आप बताओगे? डीएम। ऊंचाई क्या हो जाएगी? ये जब हम ये लंब लेंगे तो ये आधार हो गया, तो ये ऊंचाई हो जाएगी डीएम। ऊंचाई क्या हो जाएगी बेटा? डीएम। ये हो गया हमारे एडी त्रिभुज के लिए डीएम। अगला त्रिभुज ले रहे हैं हम क्या? डीईसी। अब हम ले लेते हैं एरिया किसका? डीईसी का एरिया। डीईसी का एरिया लेंगे। डीईसी क्या है? डीईसी, इसको ले रहे हैं हम, इसको डीईसी। इसका एरिया लेंगे तो इसका आधार क्या हो जाएगा? इसका आधार हो जाएगा बेटा हमारा ईसी। आधार क्या होगा? ई से सी आधार हो जाएगा। जब ये आधार होगा ईसी, तो इसका जो क्या बोलते हैं ऊंचाई वही रहेगी डीएम। ऊंचाई क्या रहेगी? डीएम की डीएम ही रहेगी। ऊंचाई क्या रहेगी बेटा? डीएम रहेगी। अब इसको हम अनुपात में ले लेते हैं। कैसे में ले लें? अनुपात में। तो आप लोग एरिया किसका एरिया निकालना था? एडीई का अनुपात ले लो, और इसका अनुपात ले लो किसका? डीसी का। डीसी का अनुपात लेंगे तो हो जाएगा 1/2 गुणा एई गुणित डीएम बटे 1/2 गुणा ईसी गुणा डीएम। डीएम से डीएम कैंसल, 1/2 से 1/2 कैंसल। यहाँ पे क्या बचेगा बेटा? एई, एई बटे ईसी। ठीक है, क्या बचा? एई बटे ईसी। इसको आप दे दो समीकरण नंबर 1। क्या बचा बेटा? एडी बटे डी भी गलत आ रहा क्या? एक सेकंड, चलिए इसका अनुपात लेना, सॉरी ये लेना था हमें। क्या था? 1/2 गुणा एडी गुणा ई एन, है ना। ई एन। अगला क्या दिया है? 1/2 गुणा डीबी गुणा ई एन।
तो यहाँ ई एन सी एन कैंसिल हो जाएगा, 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा बेटा एडी बटे डीबी है ना, एडी बटे डीबी। तो हमारा अगला हो जाएगा एडी बटे डीबी, इसको हम दे देते हैं समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, इसके आगे हमें दूसरे त्रिभुज का भी निकालना है, पर उसका अनुपात निकालेंगे। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके आगे करेंगे। हेलो, चलिए अभी हमने लिया था एरिया एडीई का और डीईसी का, उसी को फिर से हम अनुपात में लेंगे, एवं करके अनुपात में ले लोगे आप। एरिया किसका अनुपात में लेना है, एडीई का, एडी उसके साथ एरिया किसका अनुपात में लेना है, डीईसी का। ठीक है, इनको हमें अनुपात में लेना था, इसका क्या था 1/2 गुणा, आप उसमें देखो क्या लिखा था, हमने क्लीन कर दिया है, ए गुणा ई एन, ठीक, डीएम सॉरी, गुणा डीएम बटे, तो दूसरा क्या था 1/2 ईसी गुणा डीएम। ठीक है, ये था, डीएम से डीएम कैंसल, 1/2 से 1/2 कैंसल, यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ पे बचेगा ए बटे ईसी। ठीक है, ये दोनों आ गए, इसको दे दो समीकरण नंबर 2। आप क्या दे दो इसको बेटा, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण नंबर 2 देने के बाद आप यहाँ पे एक चीज लिखो कि चूंकि जो हमने त्रिभुज बनाए थे, आप देखोगे कि त्रिभुज बनाया था हमने एक बीडीई और डीईसी। कौन कौन सा लिया था हमने त्रिभुज, त्रिभुज लिया था हमने बीडीई और डीईसी, ये दोनों लिए थे। तो दोनों कैसे बेटा, एक ही आधार डी तथा समांतर रेखा बीसी और डीई के बीच त्रिभुज है। एक ही आधार लिखोगे आप, एक ही आधार, कौन सा आधार था, कौन सा आधार था बेटा, एक ही आधार था डीई तथा समांतर डीई तथा समांतर रेखा कौन सी है बेटा, समांतर रेखा हमने डी खींची थी ना, समांतर रेखा। चले बेटा, ये था हमारा, हमने यहाँ तक लिखा जो त्रिभुज बीडी था हमारा, त्रिभुज बीडीई और डीईसी, ये दोनों में देखोगे आप, इसका एक ही आधार है, डी है ना। जब इसका आधार एक है और समांतर रेखा बीसी भी क्या है, इनकी जो रेखा बीसी है वो भी क्या एक ही त्रिभुज पर बन रहे हैं। जब एक ही त्रिभुज है तो क्या होगा, जो हमने त्रिभुज निकाल इसका क्षेत्रफल निकाला है, किसका एरिया निकाला है हमने, बीडीई का जो एरिया निकाला है, और जो हमने एरिया निकाला है किसका, डीईसी का जो एरिया निकाला है बेटा, दोनों का एरिया बराबर होगा। जब दोनों का एरिया बराबर होगा तो आप समीकरण 1-2 से इसका एरिया जो आया था उसको यहाँ मान रख दो, जो इसका डीईसी का एरिया था उसका ये मान रख दिया हमने, बस बीडी का एरिया था और जो किसका बोलते डीईसी का एरिया था, उनके एरिया को हमने बराबर में लिख दिया। तो ये हमारा थेल्स में यहाँ क्या हो गया, प्रूफ हो गया, जिसको हम बोल सकते हैं इति सिद्धम। ये क्या हो गया बेटा, यहाँ पर प्रूफ हो गया, दोनों के अनुपात वाली जो रेखाएं थी कि जो ए डी है वो क्या है, डीबी के अनुपात में, और जो ए ई है वो ईसी के अनुपात में, दोनों भुजाएं बराबर रहेंगी, इनका अनुपात, और इन दोनों इस साइड की भुजा का अनुपात और इस साइड की भुजा का अनुपात, दोनों का अनुपात कैसा रहेगा, बिल्कुल इक्वल रहेगा। यही थेल्स प्रमेय, यही बेटा आधारभूत समानुपातकता प्रमेय है। अगर बेटा आपको समझ में ना आया तो आप कोशिश करना, एक बार फिर से वीडियो को रिवाइज करके देखना, तो सबको समझ में आ जाएगा। इस चैप्टर में मैंने जो इस वीडियो में पूरा चैप्टर का बेसिक कंप्लीट कर दिया है, जितना बेसिक आपको जरूरत था, आवश्यक था, वो मैंने पूरा समझा दिया है आपको इसको अच्छे से सीखना है और पढ़ना है। ठीक है बेटा, मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे बेटा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।